हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है HICS के प्लेटफॉर्म पे। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ HICS हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल सर्विसेज। दिस इज द फोर्थ फिफ्थ लेक्चर फॉर द CSET एग्जाम पेपर फॉर योर HCS एग्जाम। प्यारे बच्चों, ये CSET का जो वीडियो क्लासेस चल रही है उसकी 5वीं क्लास है और आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं एक नया चैप्टर टॉपिक में। और इन दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑर्डर एंड अरेंजमेंट। द टॉपिक नेम इज रैंकिंग, बैठक व्यवस्था। और इज ए कॉम्बिनेशन विद सिटिंग अरेंजमेंट। तो पीछे की कुछ क्लासेस में आप लॉजिकल रीजनिंग वगैरह और वो सब पढ़ चुके हैं। आज हमने जो स्टार्टअप करना है दैट इज रैंकिंग, ऑर्डर एंड अरेंजमेंट। एक सीक्वेंशियल चैप्टर है, बैठक व्यवस्था, क्रम व्यवस्था और इनके आधार। तो इसमें बेसिक से ही क्वेश्चन आते हैं। मैं बेसिक से आपको ये चैप्टर समझा देता हूँ और ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो रैंकिंग जो वर्ड है वो दो शब्द को मिला के बना होता है। द फर्स्ट वन इज रैंक एंड सेकेंड वन इज पोजिशन। क्या होता है इसका मीनिंग? रैंक का मतलब होता है किसी के स्थान पर पहुंचना और पोजीशन का मतलब होता है किसी तक पहुंचना। तो इन दोनों का अलग अलग तरीके से अलग अलग यूज है। चैप्टर जो है रैंकिंग, जो वर्ड यूज करा गया यानी बैठक व्यवस्था, सिटिंग अरेंजमेंट, इसके अंदर दो वर्ड यूज होते हैं, रैंक एंड पोजीशन। रैंक का मतलब होता है किसी स्थान पर पहुंचना, पोजीशन का मतलब होता है किसी तक पहुंचना। पूरे के पूरे चैप्टर में जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाता है, जो भी आपसे क्वेश्चन करवाए जाते हैं, उसमें जो यूज होता है डेटा या उससे इंफॉर्मेशन, वो सारी ये दी जाती है। सारी इंफॉर्मेशन दी जो जाती है और पूछी जाती है ये होती है। इसको केवल समझना है, इसका कोई यूज़ नहीं है, इसे बस समझना है। इसका कोई चैप्टर में यूज़ नहीं होता। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सपोज मैंने इन 10 लोगों को बिठाया और इन 10 लोगों का नाम भी रखा, और इन 10 लोगों के नाम में मैं सपोज जो ये ई नाम का पर्सन है ये 5वीं कुर्सी पर बैठता है। तो अगर मैं बात करूं कि इस पूरी की पूरी लाइन में, इस रे में ई जो है इज ऑन 5th चेयर। जो ई नाम का प्राणी है वो किस कुर्सी पर बैठता है? 5वीं कुर्सी पर बैठता है। तो ये झलका रहा है उसके रैंक को यानी उसके कर्म को। और ई तक पहुंचने के लिए, अगर हमें ई तक पहुंचना है तो हमें कितनी कुर्सियों को कवर करना पड़ेगा? 4 को। सो टू रीच ए, या सॉरी टू रीच ई, हमें कितनी कवर करनी पड़ेंगी कुर्सियां जो क्रॉस करनी पड़ेंगी? 4। तो ये झलका रहा है इसकी पोजीशन को। तो यहाँ तक ये हो गई उसकी पोजीशन 4। तो किसी के स्थान तक पहुंचना उसकी पोजीशन, और किसी स्थान पर पहुंचना उसका रैंक होता है। तो सपोज ये बीच में एक लाइन है तो आपकी भी पोजीशन है, चैप्टर में भी, आपकी आम लाइफ में भी, और हर जगह सिर्फ इंसान की बूझ होती है रैंक के अनुसार, पोजीशन की कोई वैल्यू नहीं है। तो ये आप हो, आप अभी तैयारी तक हो कि आपका HCS का एग्जाम अभी क्वालिफाई नहीं हुआ है, क्योंकि आप अभी तैयारी तक हो। ये बीच में बस एक पेपर की दीवार है। जैसे ही ये पार होगा आपके कंधों पर रैंक लग जाएगा, दैट यू आर एन SDM, यू आर एन DSP, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस वगैरह। और तब आपकी बूझ होनी और ज़्यादा शुरू हो जाती है, तब लोग बाग आपको ध्यान देना शुरू कर देते हैं। ऐसी ऐसी सिचुएशंस आ जाती है कि हर आपका बुरा हुआ काम भी जो होता है लोगों को बहुत अच्छा लगने लगता है, क्योंकि वास्तविकता ही कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो रैंक और पोजीशन वर्ड का मीनिंग आपको समझ में आया। तो इस पूरे के पूरे चैप्टर में जब हम ये पूरा जो चैप्टर है ऑब्जर्वेशन पर आधारित है। इसमें जो भी क्वेश्चन दिए जाते हैं वो ऑब्जर्वेशन के आधार पर दिए जाते हैं, यानी कोई भी जो पर्सन खड़ा होता है इसकी रैंक को, यानी अब जो मैं ये पोजीशन वर्ड लिख रहा हूँ, इस पोजीशन वर्ड का मीनिंग यहाँ पर क्या है? उसकी स्थिति वर्ड है। स्थिति ये इंग्लिश वाला शब्द है। तो उसकी स्थिति यानी पोजीशन को ऑब्जर्व करा जाता है। कभी तो ऐसे बोला जाता है कि ये व्यक्ति राइट स्थान से दाएं हाथ से इतने पर खड़ा है, और कभी ये बोला जाता है कि ये व्यक्ति लेफ्ट से यानी बाएं हाथ से इस स्थान पर खड़ा है। तो ये वर्ड मैंने ऐसे लिखे, किसी चीज़ को जब लेफ्ट से काउंट करते हो तो इधर से आता है, राइट से काउंट करते हो तो इधर से। तो ऐसा क्यों है? तो पूरी की पूरी रीजनिंग में ना एक सिचुएशन होती है बेटा। सपोज ये आप हो, तो ये मान के चला जाता है कि जो आपका राइट हैंड है वो एग्जामिनर का राइट हैंड है, और जो आपका लेफ्ट हैंड है वही एग्जामिनर का भी लेफ्ट हैंड है। ऐसा तब होता है जो आपका दायां हाथ वो एग्जामिनर का दायां हाथ, और जो आपका बायां हाथ है वो एग्जामिनर का बायां हाथ है। ऐसा तब होता है, ये दिस इज यू, जब व्यक्ति का फेस कहाँ पर होता है? नॉर्थ दिशा की तरफ यानी उत्तर दिशा की तरफ होता है। और पूरी रीजनिंग में इसको कहा जाता है जनरल डायरेक्शन यानी सामान्य दिशा। जब कहीं पर कुछ नहीं दिया गया तो वहाँ पर जनरल डायरेक्शन यानी सामान्य दिशा दी जाती है। तो इस पूरे चैप्टर में किसी भी पर्सन की स्थिति को ऑब्जर्व करने के लिए कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल होता है। जैसे अगर किसी चीज़ को लेफ्ट से देख रहे हैं तो उसका अपोजिट देखेंगे उस व्यक्ति को राइट से। तो जैसे सपोज पंक्ति में लोग बाग बैठे हुए, तो ये पीछे अभी आपने देखा
सॉरी, ये लगभग लाइन से बैठे हुए थे। अगर यहाँ से ऑब्जर्व करा जाएगा इधर की साइड से तो आप बोलोगे ये सभी को लेफ्ट साइड से देखा जा रहा है, और अगर यहाँ से ऑब्जर्व करा जाएगा तो आप बोलोगे सभी को राइट साइड से यानी दाएं स्थान से ऑब्जर्व करा जा रहा है। इसके अलावा अगर ये वर्ड यूज़ नहीं होते तो ये वर्ड यूज़ हो रहे थे। अगर किसी को टॉप से देख रहे हैं तो उसका अपोजिट क्वेश्चन में उसको कहाँ से देखेंगे, बॉटम या नीचे से। तो बहुमंजिलीय मल्टी फेज की कोई बिल्डिंग है, आपने बोला टॉप से, ऊपर से कोई इतने स्थान पर रहता है तो बॉटम से यानी नीचे से कितने स्थान पर रहेगा। अगर ये यूज़ नहीं होता तो ये वर्ड यूज़ हो जाता है। किसी को आपने स्टार्टिंग से देखा, सपोज आपने बोला कहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह चल रही है तो राहुल गांधी स्टार्टिंग से इतनी चेयर पर बैठा है, तो वो एंडिंग से यानी लास्ट से कितनी कुर्सी पर बैठेगा, ये चीज़ आपने पूछ ली। अगर आप किसी चीज़ को फ्रंट से देखते हो यानी सामने से, तो उसका अपोजिट कहाँ से देखोगे, फ्रंट से, यानी कोई पर्सन सामने से इतने स्थान पर बैठा है तो कहाँ से बोलते हैं, उसके पीछे से, एंड से अगर उस व्यक्ति को काउंट करेंगे यानी लास्ट से काउंट करेंगे तो वो कितने स्थान पर बैठा है। तो इन सभी शब्दों से ना बेटा घबराना नहीं है। इस पूरे चैप्टर में जो है जनरली बच्चों को फॉर्मूले के बेस पे रटवाया जाता है। फॉर्मूले पे कैसे रटवाया जाता है मैं एक एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ। एक वर्ड यूज होता है तो इस पूरे चैप्टर में 2 शब्द इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पर ये अंडरलाइन डाल के नोट डाल के लिख रहा हूँ। पूरे चैप्टर में बस यही वर्ड यूज होगा। एक तो वर्ड यूज होगा टोटल, जिसकी वैल्यू है लेफ्ट प्लस राइट -1, और दूसरा वर्ड यूज होगा रैंक यानी किसी के स्थान पर पहुंचना, और ये पूरा चैप्टर किसी पे नहीं। तो इस पूरे चैप्टर में एक बेसिक सा फॉर्मूला है, द बेसिक फॉर्मूला इज कि अगर आपने कहीं पर कुल व्यक्ति, कुल आंकड़े, टोटल डेटा निकालना है तो जितने आपने लेफ्ट से यानी बाएं हाथ से गिने और जितने आपने राइट से यानी दाएं हाथ से गिने दोनों को जोड़ दो, और जोड़ने के बाद -1 और करना है। ये है बेसिक फॉर्मूला, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ, जैसे ये कहीं पर ये 10 लोग बाग खड़े, इनके नाम भी है PQRSTUVWXY, और अगर आप किसी को लेफ्ट से काउंट कर रहे हो तो इधर, राइट से काउंट करोगे तो इधर। तो जैसे सपोज मैंने बोला इसका नाम तरुण है, इस बच्चे का नाम तरुण है, तो पूछा गया कि लेफ्ट से गिनोगे तो कहाँ पर, राइट से गिनोगे तो कहाँ पर। लेफ्ट से गिनोगे तो कहाँ पर, राइट से गिनोगे तो कहाँ पर। तो टोटल की वैल्यू लेफ्ट प्लस राइट -1 है। तो अगर किसी इंसान की स्थिति लेफ्ट से यानी बाएं हाथ से निकालनी होती है तो क्या फॉर्मूला यूज होता है इसके अंदर कि टोटल अपनी जगह पर है, लेफ्ट इधर है से निकालनी है, तो राइट उधर जाके कैसा हो जाएगा माइनस में, और -1 उधर जाके कैसा हो जाएगा +1। अगर किसी की स्थिति राइट से यानी दाएं हाथ से निकालनी है तो टोटल अपनी जगह पर है, लेफ्ट उधर जाके हो जाएगा माइनस में, और -1 उधर जाके हो जाएगा +1। सो इस अकॉर्डिंग सिचुएशंस क्या होती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं। तो इस फॉर्मूले का बार बार यूज होगा इस पूरे के पूरे फॉर्मूले में। तो इसमें पूरे के पूरे फॉर्मूले में ना ये चीज़ें चेंज होती रहेंगी। तो जनरली इसके अंदर क्या है कि ये सिचुएशन अप एंड डाउन ड्राइवली चेंज होती रहती है। सो आपने घबराना नहीं है, ये कोई अलग अलग फॉर्मूला नहीं है, इसमें कोई अलग अलग चीज़ें नहीं आ रही। इन सभी बातों का जो मीनिंग है वो सेम है, ऑल दीज वर्ड्स आर सेम। तो आपने जो भी पीछे वाली वीडियो में देखा है, अगर मैं इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जैसे मैंने लेफ्ट राइट का यूज़ करा तो ये नए फॉर्मूले बन गए। अगर मुझे और शब्दों का इस्तेमाल करना है तो इनका इस्तेमाल करके मैं 4 नए और फॉर्मूले बना दूँ, कोई शब्द अलग नहीं है। आपने आज के बाद ध्यान रखना है, ऑल दीज वर्ड्स आर सेम, ये सभी शब्द जो है सेम है, बस केवल देखने की स्थिति पर फर्क है। आप लेफ्ट बोलो, टॉप बोलो, स्टार्टिंग बोलो, फ्रंट बोलो, इन सभी वर्ड्स का मीनिंग है सेम। आप राइट बोलो, बॉटम बोलो, एंडिंग बोलो, लास्ट बोलो, इन सभी वर्ड्स का मीनिंग क्या है, सेम है। ऑल दीज वर्ड्स आर सेम। ना ऑल दीज वर्ड्स आर सेम, ये सारे के सारे जो शब्द हैं ये भी क्या है, सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो इन सारे शब्दों को आप इकट्ठा एक ही मानेंगे कि जैसे सपोज सिर्फ देखने का फ़र्क है। मैंने ये एग्जांपल पेन का ले लेता हूँ। सपोज ये मैंने एक पेन लिया और इसमें मैं डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये सपोज कोई नीले रंग का जो कैप है रिप्रेजेंट कर रहा है किसी नीली नाम की लड़की को, और जो ये पीछे वाला खोखा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है सपोज किसी कपिल नाम या सपोज एक्स नाम के व्यक्ति को। तो नीली, जब आप इसको ऐसे ऑब्जर्व करते हो आप कहेंगे कि जो नीलू पर्सन है वो स्टार्टिंग से बैठा है और जो कालू पर्सन है वो एंडिंग से बैठा है। इसको अगर ऐसे ऑब्जर्व करोगे तो फ्रंट से नीलू हो गया और लास्ट से कालू हो गया। ऐसे देखा तो टॉप से नीलू हो गया और बॉटम से कालू हो गया। ऐसे देखा तो लेफ्ट से नीलू हो गया और राइट से कालू हो गया। अरे डेटा जो आपको दी गई इन्फॉर्मेशन है, जो डेटा है
वो तो सेम ही है, डाटा नहीं बोलेंगे, डेटा तो सेम ही है, सिर्फ उसकी रोटेशन ही तो चेंज हो रही है। सो यहाँ पर इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या है, एंडलेसली सेम है। सो ऑल दीज वर्ड्स आर सेम। इस फॉर्मूले का यूज़ कैसे होता है और इसको क्वेश्चन में कैसे इस्तेमाल करते हैं ये मैं आपको समझा देता हूँ। इसका रट्टा नहीं मारेंगे अभी, प्रैक्टिकली मैं आपको ये सारी चीज़ें जो है ना, मैं फॉर्मूले के खिलाफ हूँ हमेशा, मैं फॉर्मूले के अगेंस्ट पढ़ता हूँ। बिना फॉर्मूला यूज़ करें हम इनका समझते हैं कि इन तीनों फॉर्मूलों से रिलेटेड ये एक बेसिक सा फॉर्मूला, इसी में से ये बनाए गए। कैसे बना, क्यों बना, टोटल की वैल्यू लेफ्ट प्लस राइट -1 क्यों हो रही है, ये -1 क्यों हो रहा है, लेफ्ट से निकालना है तो राइट उधर चला गया, -1 उधर जाके +1 हो गया किसी स्थान पर्सन की, यानी जैसे सपोज टोटल 10 बंदे हैं, तो मैंने बोला इस क्लास में टोटल जो है 10 पर्सन यानी 10 व्यक्ति पढ़ते हैं, तो लेफ्ट साइड से तरुण की स्थिति क्या होगी, राइट साइड से क्या होगी, लेफ्ट साइड से कितने स्थान पर है, वो 5वें स्थान पर है, और राइट साइड से कितने स्थान पर है, वो 6 पर है। दोनों को जोड़ना जरा, 5 + 6 कितने हो गए, 11, और लोग बाग कितने हैं, 10। 11 क्यों हो गए, क्योंकि इसकी गिनती 2 बार होगी, जैसे ही -1 करोगे तो आंसर 10 आ जाएगा, थोड़ा हिंट मिल गया होगा। दिस इज मैथमेटिक्स, ओके। तो अब स्टार्ट करते हैं, फॉर्मूला समझते हैं कैसे हुआ। तो सपोज इसके लिए मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ। मैंने एक जगह क्या करा, ये 10 लोगों को लाइन से बिठाया और इनका नाम भी है, और मैंने आप में से किसी एक पर्सन को बुलाया कि पब्लिक फीस समझते हो, भंडारा बांटना, डन। समझ मैंने इन गरीब लोगों को हम क्या है, भंडारा बांट रहे हैं और कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और मैंने कहा कि चलो एक बार काम करते हैं, आप में से किसी एक समझदार बच्चे को बुलाया कि इस नोबल कार्य को करने के लिए मदद कीजिए। तो मैंने बोला बेटा एक काम करो, लेफ्ट साइड से बांटना शुरू करो, और मैंने आप में से किसी एक बच्चे को उठा लिया। अब जनरली क्या है, उसके लिए मैथ अच्छी उसकी है, लेकिन शब्दों से खेलना आता है, रीजनिंग यही करती है, एग्जामिनर भी यही करता है कि शब्दों से कैसे खेलना, वो बच्चे को वही फंसाता है। मैंने उसको बिठाया, तो मेरे शब्दों पे अब ध्यान देना, एग्जाम्पल में जो मैं बोल रहा हूँ। मैंने उस बच्चे को उठाया और मैंने बोला बेटा एक काम कर, कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बांट रहे हैं, इसको बांटना शुरू कर, और स्टार्टिंग से बांटना शुरू कर, और 5वें रैंक तक बांट के आ जा। क्या बोला, 5वें रैंक तक। तो उसने बांटना शुरू करा, और जनरली वो यहाँ तक बांट के आ जाएगा, तो उसने यहाँ तक बांट दिया। जिन लोगों को नहीं मिला, जो बच गए सिचुएशन के अनुसार, वो कौन से, ये यहाँ तक बच गए, इन लोगों को नहीं मिला, यहाँ तक के पर्सन जो है बच गए, इनको नहीं मिला। तो अब मैंने उस बच्चे को बोला कि बेटा एक काम कर, दोबारा बांटना शुरू कर, और एंडिंग से, लास्ट से, बॉटम से, आखिरी से बांटना शुरू कर, और 5वीं पोजीशन तक जो है डिस्ट्रीब्यूट करके आना है, बांट के आना है। उसने क्या सुना, क्योंकि बच्चा पढ़ा लिखा, 5 का मतलब 5 था, लेकिन पहले मैंने बोला 5वें रैंक तक, अब मैंने बोला 5वीं पोजीशन तक, उसे तो 5 ही सुनाई दिया। बांटता हुआ है दड़ 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 दड़, और यहाँ तक चला गया। सपोज इस बच्चे का नाम है तरुण, तरुण तक तो वो चला गया। अब मैंने उससे एंड में पूछा बेटा एक बात बता, आज हमारा टोटल खर्चा कितना हुआ। तो समझ लो सर बड़ा आसान, आज हमने लेफ्ट हाथ से भी लोगों को चीज़ें बांटी, और राइट साइड से भी बांटी। लेफ्ट साइड से 5 लोगों को दी, राइट से 6 को दी, सर टोटल 11 लोगों को दी। उसे मैंने बताया नहीं था कि इस लाइन के अंदर 11% है। उससे मिस्टेक क्यों हुई, देखिए जब मैंने उसको एक्यूरेट सिचुएशन दी थी, जब मैंने उसको बोला था, जो एक्यूरेट वर्ड्स मैंने उसको बोले थे वो कुछ इस तरीके से थे। मैंने उसे बोला कि जब टोटल निकालने थे तो आगे से कितने तक जाना था, उसको मैंने रैंक बोला था, और पीछे से मैंने उसको कहाँ पे बोला था कि पोजीशन तक जाना है। लेकिन उस बच्चे ने क्या गलती कर दी, स्टार्टिंग से किसको देकर आ गया, कब तरुण पर पहुंच गया, दिया आया, पीछे से उसको आना यहाँ तक चाहिए था, लेकिन वो कहाँ पर पहुंच गया, वापस यहीं पर पहुंच गया। तो उसने लेफ्ट से भी रैंक काउंट कर लिया और राइट से भी रैंक काउंट कर लिया, दोनों तरफ से किसका रैंक काउंट कर लिया, इकलौते एक सिंगल पर्सन का, तरुण का। तरुण को रैंक आगे भी गिन लिया और पीछे से भी गिन लिया, तो इसलिए टोटल में एक फालतू हो गया। तो जैसे आप -1 करते हो तो आप इस फॉर्मूले के अंदर क्या करते हो, जहां पर पहुंच गए वहां ना पहुंचकर पीछे एक कदम जा रहे हो, उस तक पहुंच गए, और आपका आंसर कितना आ जाता है, 10%। आई होप सो आपको समझ में आई ये चीज कि रैंक और पोजीशन में डिफरेंस क्या है। इस तरीके से ये फॉर्मूला बना, दिस इज द वे हाउ दिस फॉर्मूला हैज बीन फ्रेम। अब इसी एग्जाम्पल को अगर मैं क्वेश्चन में तब्दील कर दूं तो कैसा उसका मुनासिब सा हुलिया होगा, देखिए वही पीछे वाला एग्जाम्पल है। तो जो टोटल का फॉर्मूला आपने अभी देख लिया, ये बच्चे को रट जाता है कि टोटल की वैल्यू क्या है, लेफ्ट प्लस राइट -1। एक बार दोबारा और बोले मेरे साथ, लेफ्ट प्लस राइट -1।
एग्जाम्पल, जब किसी व्यक्ति को टोटल गिरफ्त में लेना होता है, अपने हिरासत में करना होता है, तो उसे लेफ्ट से भी घेरते हैं, राइट से भी घेरते हैं, और -1 में क्या होता है, स्पेशल एनएफसी कमांडोज जो होते हैं वो उसको जाके क्या करते हैं, अटैक करते हैं। सो दिस इज द वे हाउ दी थिंग्स गोइंग ऑन, है ना। तो अब यहाँ पर हम इसको, मैं अगर एग्जाम्पल में कन्वर्ट कर दूँ तो वहाँ पर किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, एक बार समझिए इस चीज़ को। मैं इसको क्वेश्चन में अगर तब्दील कर दूँ, मैंने बोला कि इफ़ इन अ लाइन, यदि एक पंक्ति में देर आर टोटल पर्सन, देर आर 10 पर्सन, एक पंक्ति में कुल 10 लोग बाग खड़े हैं। इफ, यदि तरुण इज 5th फ्रॉम लेफ्ट, जो तरुण है वो बाएं हाथ से 5वें स्थान पर है, देन पोजीशन ऑफ तरुण, पोजीशन ऑफ तरुण फ्रॉम राइट, तो तरुण की पोजीशन जो है, स्थिति दाएं हाथ से बताइए। तो अब ये क्वेश्चन मैंने दे दिया आपको, तो देखो सिंपल वही चीज़ थी, आप पीछे वाले डायग्राम में देखिए, इसी क्वेश्चन सिचुएशन को क्वेश्चन में बदल के दे दिया। टोटल 10 है, तरुण लेफ्ट साइड से 5वें पर है, तो राइट से निकालना है, तो टोटल की वैल्यू क्या है, लेफ्ट प्लस राइट -1, यही वो बेसिक सा फॉर्मूला है जो आपने भी ड्रॉ करा, और इसी फॉर्मूले से आप क्वेश्चन को आगे टेकल करेंगे। ठीक है, तो जनरली बच्चा इसके अंदर क्या करता है, फॉर्मूला यूज़ करता है कि देखो टोटल की वैल्यू होती है लेफ्ट प्लस राइट -1, टोटल कितने बच्चे हैं 10, लेफ्ट से वो कितने पर है 5 पर है, राइट से हमें निकालना है। तो जनरली अभी मैं आगे जो वर्ड यूज़ करूँगा, तो मैं वहाँ पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, मैं रे डायग्राम के थ्रू क्वेश्चन को ड्रॉ करूँगा। मैं शब्द या क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आप मेरे साथ उस क्वेश्चन को लिख लेना, लेकिन मैं बोर्ड पे रे डायग्राम यूज़ करूँगा। तो जब भी मैं किसी को लेफ्ट, स्टार्टिंग, फ्रंट, बिगिनिंग, प्रारंभ से, शुरुआत से, बिल्कुल जहाँ से सिचुएशन शुरू हो रही है वहाँ से काउंट करूँगा, तो मैं ये एरो लगाऊंगा कि अगर मैं किसी इंसान को लेफ्ट से काउंट कर रहा हूँ, मैं किसी को राइट साइड से, एंडिंग से, लास्ट से, बॉटम से, अंत से अगर काउंट करूँगा, तो मैं ये एरो लगाऊंगा ऐसे। ठीक है, तो इनका मैं रे डायग्राम में भी यूज़ करूँगा। तो राइट साइड से यानी दाएं स्थान से अगर हमें उसकी निकालना है किस स्थान पर है, तो 10 अपनी जगह, -5 उधर हो जाएगा, -1 जाके उधर +1 हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 6। तो राइट साइड से जो तरुण है उसकी पोजीशन क्या है, उसकी स्थिति के कितने स्थान पर बैठा है, 6ठे स्थान पर। आप गिन भी सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 बैठा 6ठे स्थान पर। तो या तो इतनी मेहनत करो, लेकिन पेपर में इतना टाइम नहीं होता ना हमारे पास, तो इसकी ट्रिक क्या होती है, किस ट्रिक से आप इसको सॉल्व करोगे। तो जनरली आपको मैं एक बच्चे को इसमें एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूँ। ठीक है, हमारी दिल्ली में क्या होता है, हमारे उसमें कि भंडारा बांटते हैं, जब क्या होता है कि बच्चे को बोला जाता है कि जब आपको बांटने के लिए खड़ा करा जाता है, आपने ऑब्जर्व करा होगा क्या होता है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं पब्लिक फेस्ट, कि क्या करा जाता है, जो भी कोई लेने आ रहा है उसे दो और भेज दो, रोकना नहीं है। ठीक है, तो बच्चे को मैं ट्रिक क्या क्या सिखाता हूँ कि आपने अगर इसको ओरली फिंगर पे ही काटना है, क्वेश्चन को फिंगर पे ओरली सॉल्व करना है। सी सेट का पेपर तो 20 मिनट में पूरा उड़वा देते हैं बच्चे से, ऐसा कर देते हैं। अगर आपकी रीजनिंग में स्ट्रॉन्ग कर दूँ तो रीजनिंग के अगर 15 क्वेश्चन है तो समझ लो 15 क्वेश्चन आप मैक्सिमम 10 मिनट में सारे उड़ा दोगे, मैक्सिमम 10 मिनट, बाकी भी रीडिंग कर करके बाकी के क्वेश्चन करते रहना। ठीक है, तो अगर मैं इसको ट्रिक से सिखाऊँ आपको तो क्या रहेगा कि जनरली बच्चों को मैं बोलता हूँ कि कभी भंडारा बांटते हुए देखा है, क्या है, क्या होता है, तो वो अपने अपने एक्सपीरियंस बताते हैं, सर ये होता है, ये होता है। मैं इनमें कॉमन चीज़ क्या है, कॉमन चीज़ ये कि जब कहीं भी कहीं भंडारा बट रहा होता है तो जनरली बच्चों को बोला जाता है भीड़ नहीं लगवानी, लो और चलते बनो, ऐसे होता है। तो सपोज इसको मैं इसी टेक्निक से अगर सॉल्व करूं कि मुझे पेन पेपर यूज नहीं करने, तो अगर कहीं पर टोटल 10 लोग बाग खड़े थे, एक लाइन में कितने लोग बाग थे, 10 थे, उसमें जो तरुण नाम का व्यक्ति है वो कितनी पोजीशन रैंक पर खड़ा है, किस स्थान पर खड़ा हुआ है, स्टार्टिंग से 5वें पर खड़ा है। तो मैंने बोला कि जो तरुण है वो स्टार्टिंग से 5वें पर खड़ा है, तो बताओ राइट से क्या होगा। तो आपने भंडारा बांटने वाली टेक्निक में क्या करना है कि सपोज 10 लोग बाग थे, 10 में से तरुण कितने पर है, 5 पर है, तो आपने उन 5 लोगों को भंडारा दिया और भेज दिया, लो और जाओ, गए, उठ के चले गए, बचे नहीं, अब बैठेंगे नहीं, गए, तो गए लेके चले गए, 10 में से 5 लोगों को भंडारा दिया और चले गए, तो बच कितने गए, आपका जवाब आया सर 5 बच गए। लेकिन क्या आंसर 5 है, नहीं है। आपको क्या चाहिए था, आपको मैंने बोला टोटल 10 लोग बाग थे, लेकिन जो तरुण नाम का पर्सन था वो 5वें स्थान पर बैठा था, उसने लिया और वो चला गया। आपके पास जो रिमेनिंग बच गए वो कितने बच गए, 1 2 3 4 और 5 व्यक्ति बच गए। लेकिन आपको पीछे से कौन सा पर्सन चाहिए, तरुण ही चाहिए, और वो लेके चला गया, तो उसे वापस पकड़ लो। जैसे आप उसे वापस पकड़ के लाते हो तो कितने बंदे हो जाते हैं, 5 तो थे, एक और उसे पकड़ ले, कितना आंसर आ गया, 6, सीधा ओरली आंसर। अब आप किसी भी सवाल का जवाब ओरली दे सकते हो। मैंने एग्जांपल देखे, मैंने बोला एक क्लास में 50 बच्चे हैं, कितने हैं, 50 बच्चे हैं। मैंने बोला
आप स्टार्टिंग से 20वें रोल नंबर पर आते हो, कितने पर आते हो, 20वें रोल नंबर पर, तो आपका पीछे से कितना होगा, तो ओरली अगर आप इसको फॉर्मूले के थ्रू करोगे तो आप पूरी मेहनत करोगे, ठीक है भाई, कि टोटल क्लास में कितने बच्चे हैं, 50, और आप स्टार्टिंग से कितने रोल नंबर पर आते हो, 20 पर आते हो, तो पीछे से आप ही का रोल नंबर पूछ रहे हैं, तो फिर फॉर्मूला लगोगे टोटल की वैल्यू लेफ्ट प्लस राइट -1, टोटल 50 बच्चे हैं, टोटल 50 बच्चे हैं, लेफ्ट से मैं आता हूँ 20 पर, राइट से मुझे निकालना है, राइट से आएगा 50 -20 प्लस में 1, आंसर 31। या तो इतनी मेहनत करो और चपड़ासी बनो, नहीं तो ट्रिक इस्तेमाल करो, सीधा सॉल्व करो 1 सेकंड में। टोटल कितने बच्चे हैं, 50, 50 में से कितनों को भंडारा दिया, 20 को भगा दिया। समझने वाली चीज ये कि जो 20वें रैंक पर बैठा है वो आप हो, आपने लिया और गए, 50 में से 20 को दिया, भगा दिया, गए, बच कितने गए, 30। पीछे से किसका रैंक चाहिए, आप ही का तो चाहिए, क्योंकि मैंने पूछा पीछे से अपना बताओ कितने पर हो, ठीक है। 50 में से 30 को भेज दिया, बच कितने गए, सॉरी 50 में से 20 को भेज दिया, भेजने वाले में आप गए, बच गए 30, आप ही चाहिए, वापस पकड़ लाओ, कितने हो गए आंसर, 31। तो या तो इतनी मेहनत करो या सीधा क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। सो एक आधा एग्जाम्पल और देता हूँ मैं आपको, एक आधे क्वेश्चन के थ्रू प्रैक्टिस करते हैं। जब एग्जामिनर ऐसे नहीं देता तो फिर अब क्वेश्चन को देता है पोजीशन के आधार पर, तो पोजीशन के आधार पर सवाल कैसे दिए जाते हैं एग्जामिनर के द्वारा। तो पोजीशन के आधार पर, जैसे मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ कि इन ए गार्डन, एक बगीचे में, क्वेश्चन क्या है, इन ए गार्डन, एक बगीचे में स्टार्टिंग से जो आम का पेड़ है, मैंगो का जो प्लांट है वो 25वें स्थान पर है, इट इज़ ऑन 25th। इन ए गार्डन द मैंगो प्लांट इज 25th फ्रॉम स्टार्टिंग, आम का पेड़ शुरुआत से 25वें स्थान पर है। तो मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ मैं सिर्फ डायग्राम के थ्रू, मैंने आपको भी पीछे बताया था कि मैं रे डायग्राम का इस्तेमाल करूँगा, तो मैं रे डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। डायग्राम की रिप्रेजेंटेशन आपको क्वेश्चन का थीम बता देगी कि मैंगो का प्लांट स्टार्टिंग से 25वें स्थान पर है एंड मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए चीकू प्लांट, जो चीकू का पौधा है वो कितने पर है, 40वें स्थान पर है। चीकू प्लांट इज ऑन 40th, इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए चीकू का जो पौधा है वो 40वें स्थान पर है। एंड देयर आर टोटल 100 प्लांट्स इन गार्डन, और इस बगीचे में कुल जो है 100 पौधे हैं। एग्जामिनर ने आपको एक क्वेश्चन गिवन करा, मैंने उस क्वेश्चन का रे डायग्राम बना दिया। अब इस रे डायग्राम के बाद एग्जामिनर आपसे सबसे पहला सवाल ये पूछता है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ मैंगो प्लांट फ्रॉम लास्ट, आम के पेड़ की स्थिति अंत से क्या होगी। तो पूरा क्वेश्चन ना लिख के मैंने उसका सिर्फ रे डायग्राम बना दिया, क्वेश्चन को ऐसे लिख दिया, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ चीकू प्लांट फ्रॉम द लास्ट, चीकू के पेड़ की स्थिति पीछे से क्या होगी। थर्ड क्वेश्चन मैंने पूछा, हाउ मेनी नंबर ऑफ प्लांट्स आर बिटवीन मैंगो एंड चीकू, मैंगो और चीकू के बीच में कितने पौधे होंगे, ये चीज ज्ञात करनी है आपने, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन दिए मैंने आपको, चलो ट्राई करके दिखाओ, बताओ क्या आंसर आएगा। ठीक है आई होप आपने आंसर ट्राई करा होगा, ये देखते हैं। तो आपको फॉर्मूला तो याद ही है, मैं बार बार लिखूंगा लेकिन यूज़ नहीं करूँगा, टोटल की वैल्यू लेफ्ट प्लस राइट -1, क्योंकि मैं फॉर्मूले के खिलाफ हूँ, मैं फॉर्मूला यूज़ नहीं करता हूँ, समझता हूँ लेकिन यूज़ नहीं करता हूँ। मैंगो की स्थिति, मैंगो की स्थिति पीछे से, मैंगो की स्थिति पीछे से निकालनी है, ठीक है। पीछे से अगर आप उसको निकालोगे तो कैसे रहेगा, टोटल कितने प्लांट्स हैं, 100 हैं, तो अगर फॉर्मूले का यूज़ करोगे पूरा का पूरा कि टोटल की वैल्यू लेफ्ट प्लस राइट -1, टोटल कितने प्लांट्स हैं, 100 हैं, तो मैंगो की स्थिति पीछे से निकालनी है, टोटल 100 प्लांट है, लेफ्ट से कितने पर है, 25 पर है, राइट से आपको निकालना है, तो राइट से हो जाएगा 100
माइनस में 25, -1 उधर जाके +1, सीधा आंसर आ जाएगा 75 + 1, आंसर आ गया 76। तो इतनी मेहनत करो, है ना। नहीं तो सीधा आंसर कैसे दे देते अगर ट्रिक होती तो। ट्रिक के अनुसार कैसे करते हैं अगर मैं आपसे पूछूं, ये हो गया एग्जाम्पल अब ट्रिक वाला, ठीक है। बस इसे मैं बता रहा हूँ, इसके बाद नहीं बताऊंगा। टोटल कितने प्लांट है भाई? 100 में से मैंगो कितने पर है? 25। 100 में से 25 लोगों को भंडारा दिया, भगा दिया। बच कितने गए? रिमेनिंग कितने पोर्शन बच गए? हाउ मैनी हैज बीन लेफ्ट? 100 में से 25 गए, बच कितने गए? 75। समझने वाली बात है कि इन 75 में मैंगो तो गया, और आपको क्या चाहिए? पीछे से मैंगो ही चाहिए। तो बच कितने गए थे? 75। एक मैंगो को और वापस पकड़ लो, कितने आ गए आंसर? 76। ओरली सॉल्व। सो ऑरली आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए। चीकू की स्थिति पीछे से, तो चीकू स्टार्टिंग से कितने पर है? 40। पीछे से बताना है। 100 में से 40 लोगों को दिया और भगा दिया, बच कितने गए? 60। इसको एक और पकड़ लो वापस, कितना आंसर आ गया? 61। आ गया आंसर। इन दोनों के बीच में, तो देखो बुक में इसके लिए फॉर्मूला होता है कि जब कभी भी आप किसी भी चीज़ को, अच्छा बेटा मैं ये इरेज कर रहा हूँ ऊपर वाला क्वेश्चन, ऊपर वाला इरेज कर रहा हूँ, इसको नोट कर सकते हैं आप, ऊपर वाला। तो बुक में ना ये एक फॉर्मूला दे रखा होता है जनरली हर बुक में आपको, कि जब कभी भी आप किसी भी चीज़ की पोजीशन को बीच में आपने निकालना है कि कितने, यानी इसके बारे में पूछा जा रहा है कि जो मैंगो का प्लांट है ये वाला, और जो आपके पास ये चीकू का प्लांट है ये वाला, ये पूछा जा रहा है कि इन दोनों के बीच में कितने हैं। तो ना तो मैंगो को गिनना और ना चीकू को गिनना, इनके बीच में, ये है इनके बीच में मध्य, इनके बीच में बताना कितने आएंगे। तो जो ये 25वीं पोजीशन पर है इसकी भी गिनती नहीं करनी, और जो ये 40वीं भी पोजीशन पर है इसकी भी गिनती नहीं करनी। तो इन दोनों के बीच में बताना है, इन दोनों के बीच में। बुक में इसके लिए फॉर्मूला होता है कि जब कभी भी आप किसी भी चीज़ को सेम साइड से यानी एक ही दिशा से देखते हो, और अगर हमें वहाँ पर मध्य चीज़ें यानी बिटवीन चीज़ निकालनी हो, तो बुक में फॉर्मूला है कि बड़े रैंक में से स्मॉल यानी छोटा रैंक माइनस करके -1, बड़ी चीज़ में से छोटी चीज़ माइनस करके -1, यानी बुक का फॉर्मूले के अनुसार 40 -25 -1 यानी 15 -1, आंसर आएगा 14। बुक का ये कहना है। ये -1 क्यों हो रहा है? फॉर्मूले का रट्टा क्यों मारूं मैं? Why should I will go with the rectification for the formula? So it's not possible that we should go with the rectification with the formula. So how should we understand this thing in a simpler way? ठीक है, तो यहाँ पर क्या चीज़ है कि इसको बेसिकली अगर आप समझेंगे तो जनरली इसमें कंटेक्स्ट क्या है, इसमें जो पार्ट ऑफ थीम है क्वेश्चन की वो क्या है कि सपोज मैंने बोला आपकी जेब में 5 रुपये है और आपको 10 रुपये का बर्गर खरीदना है, कितने की कमी है? तो आप बोलोगे सर 5 रुपये की, लेकिन ध्यान देना इस 5 रुपये की कमी में आपने किसको गिन लिया? 6, 7, 8, 9, 10, 10 को गिन लिया। लेकिन अब मैंने बोला आपका जो रोल नंबर है वो 5 है और आपके हस्बैंड का जो रोल नंबर है वो 10 है, तो कितने व्यक्ति आपके बीच में बैठे हैं? तो आप 5 नहीं कहोगे, क्योंकि 10वें रोल नंबर पर वो खुद बैठे हैं, उन्हें गिनना नहीं है। तो अब आपके बीच में 6, 7, 8, 9 चार ही व्यक्ति बैठे, तो या तो अब 5 वाले को भी गिनना नहीं था और 10 वाले को भी नहीं गिनना, तो बीच में कितने व्यक्ति बैठे होंगे? 4। सो दैट्स वाई ये जो -1 हो रहा है क्या हो रहा है कि आप जो, अब मैंने आपको बोला 5 रुपये थे, 10 की कमी है, तो आपने 5 जब बोले, तो इस काउंटिंग में जब आप बड़े में से छोटा माइनस करते हो, तो जब आप 40 में से 25 माइनस करते हो तो आपका 15 आंसर आता है, उसमें ये गिन चुका होता है, लेकिन हमें इसकी गिनती नहीं करनी होती, इसलिए -1 में करते हैं। तो आंसर आपके पास कितना परसेंट बचता है? दैट हैज़ बीन लेफ्ट विद दी 14। तो इनके बीच में कितने प्लांट है? 14। ठीक है, अब इसी में से सपोज मैं आपसे एक ही तर्क संगत सवाल और पूछ लूँ, तो इसे नोट कर लीजिए पहले, फिर मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके पीछे जाके भी देख सकते हैं वैसे, और ये मैं इरेज कर रहा हूँ बिकॉज आई वांट टू आस्क अ फर्दर मोर क्वेश्चन, इसमें से एक सवाल मैं और पूछना चाह रहा हूँ। डन, गया। अब इसमें से सपोज मैंने आपसे सवाल पूछा ये वाला, हाउ मैनी plants are ahead, in front
बिफोर चीकू, चीकू के पेड़ से आगे, चीकू के पेड़ से पहले, और चीकू के पेड़ से आगे पहले, और उससे भी पहले मतलब समक्ष, चीकू के पेड़ के समक्ष, चीकू के पेड़ से पहले कितने प्लांट हैं। इस सिचुएशन में चीकू के पेड़ से आगे, चीकू के पेड़ से पहले कितने प्लांट हैं। तो इस सिचुएशन को जब आप थोड़ा सा एनालाइज करें तो आप यहाँ पर पाएंगे चीकू तो 40 पर है। ये अगर चीकू 40 पर है तो चीकू के इधर तो होंगे 39 प्लांट्स, और चीकू के इधर होंगे टोटल 60 प्लांट, तभी तो 100 होंगे 39। खुद चीकू अपने आप में एक प्लांट है, यानी 40 पर है टोटल, और फिर आगे 60 और टोटल मिला के कितने हो गए 100। तो अगर आपसे इस सिचुएशन में पूछा जाए चीकू के आगे कितने प्लांट है तो क्या आंसर दोगे, 39 के 60? जी आंसर दीजिए, बिल्कुल सही जवाब। अगर आपका जवाब आ रहा है 60 तो शाबाश, बिल्कुल गलत जवाब है, आंसर इज 39। ऐसे किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए कि आगे कितने, पीछे कितने, दाएं कितने, बाएं कितने, आपको ये देखना पड़ता है फ्रॉम वेयर यू आर ऑब्जर्व, फ्रॉम वेयर यू आर ऑब्जर्विंग। आपको सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि आप चीज़ों को देख कहाँ से रहे हो। तो जहाँ से देखते हो, जहाँ से आप ऑब्जर्व करते हो, वहीं से तो आंसर आएगा। तो एक चीज़ बताओ, सपोज ये मेट्रो टोकन काउंटर की लाइन है, मेट्रो टोकन काउंटर लाइन से लगा हुआ है, और आगे यहाँ पे विंडो है, यहाँ से विंडो वाले पे मैडम बैठी है, टोकन दे रहे हैं। तो मैं सपोज चीकू और मैं 40वें क्रम पर खड़ा हूँ, तो मुझसे आगे कितने बंदे होंगे जिन्हें टोकन मिलेगा, 39 के, पीछे वाले 60 होंगे। ऑब्वियसली बात है, ये 39 मेरे आगे हैं, इनको मिलेगा, दैट्स व्हाई इट इज़ दी आंसर। आई होप सो आपको क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ आपको ये चीज़ क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं, एक और नई चीज़ सीखते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, सेकंड कॉन्सेप्ट सीखते हैं, एक और नया क्वेश्चन देता हूँ आपको। सपोज मैंने क्वेश्चन दिया आपको कि इन ए क्यू, एक पंक्ति है, एंड इन दिस पंक्ति द पर्सन खुशबू, द पर्सन खुशबू इज सिटिंग ऑन, कोई खुशबू नाम का प्राणी है, ये स्टार्टिंग से देंगे, किसी सपोज क्लास में टेस्ट चल रहा है तो बच्चों को बोला गया कि लास्ट से एंडिंग रोल नंबर से खुशबू नाम का जो बच्चा है इसका रोल नंबर है 30, और इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए अमन नाम का जो लड़का है इसका रोल नंबर है 55। इन ए क्लास the Khushbu person is 30th roll number from ending, and the person Aman is 55 roll number from the last. If there are total 100 person in class, यदि इस क्लास में टोटल 100 बच्चे हैं, सबसे पहला सवाल, वट इज़ द रोल नंबर ऑफ खुशबू फ्रॉम स्टार्टिंग। तो खुशबू का रोल नंबर यानी क्रम अगर आगे से देखा जाए तो कितना होगा। सेकंड, वट इज़ द रोल नंबर ऑफ अमन फ्रॉम स्टार्टिंग, तो अमन का रोल नंबर अगर आगे से देखा जाए तो कितना होगा। तीसरा सवाल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिटवीन खुशबू एंड अमन, खुशबू और अमन के बीच में कितने बालक बैठे हुए होंगे, खुशबू और अमन के मध्य कितने स्टूडेंट बैठे होंगे। ठीक है, तो खुशबू की स्थिति स्टार्टिंग से कितने पर बैठी है, 30 पर। तो 100 में से 30 लोगों को दिया, भगा दिया, भागने वालों में खुशबू भी गई, बच कितने गए 70, और आपको पीछे से आगे से कौन चाहिए, खुशबू, तो गई, वापस पकड़ लो, आंसर कितना आ गया 71। डन, ओरली समझ में आ रहा है। अमन का रोल नंबर आगे से, अमन कितने पर है 55, 100 में से 55 को भगा दे, बच कितने गए 45, अमन तो भाग गया, वापस पकड़ लो, कितना आंसर आ गया 46। आप अपना आंसर भी चेक कर सकते हो, आपने भी बोला अमन पीछे से कितना है 55, और आपने आगे से कितना निकाला 46, दोनों को जोड़ना एक बार, 55 + 46 कितना हो गया 101। फालतू क्यों हो गया,
फालतू क्यों हो गया एक, क्योंकि अमन की गिनती 2 बार कर ली, तो आपका रोल नंबर जो आपका आंसर है वो करेक्ट है। ठीक है, यहाँ आप चेक भी कर सकते हैं इन दोनों के बीच में। तो कुछ क्या है आपको पता है, बड़े रोल नंबर में से छोटा रोल नंबर माइनस करके -1, 55 में से 30 माइनस करके -1 और कर दिया, आंसर कितना आ जाएगा? अगर इसको इसमें से माइनस करते दैट विल बी 25, बट -1 और रिमेनिंग पर्सन इज 24। आंसर कितना आएगा? 24 व्यक्ति बैठते हैं इनके बीच में। लेकिन सवाल यहाँ खत्म नहीं होता, सवाल यहाँ खत्म नहीं होता, एक सवाल और पूछना है। और वो एक सवाल क्या है, ये रहा। वो एक सवाल क्या है, वो ये रहा। अमन 55 पे है, मैंने क्वेश्चन ये दिया, हाउ मैनी पर्सन आर स्टैंडिंग बिफोर अहेड इन फ्रंट ऑफ अमन। हिंदी वाले बच्चों के लिए, अमन से पहले, अमन के आगे, अमन के पूर्व या फिर समक्ष कितने लोग बाग खड़े हैं। इस क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ लिया जाए, ये आ जाए सीधा कि अमन से आगे, अमन के पहले, अमन से आगे कितने बालक खड़े हुए हैं, कितने बच्चे खड़े हुए, तो क्या आंसर दोगे उसका? जी शाबाश। ये टोटल 55 है, तो अगर देखो 100 बालक है तो इसके इधर कितने होंगे? 54, गिनती वहां से शुरू है। और इसके इधर कितने होंगे? 45। खुद अमन कितने पर है? एक ही बंदा है, 55, 55 पे रोल नंबर पर एक सिंगल पर्सन। अब जवाब दीजिए इनमें से क्या आंसर होगा? 45 की 54, अमन के आगे। जी बिल्कुल सही जवाब आ रहा है आप लोगों का, 54 है ना। टूमरो गलत है। खुद अपने आप से पूछो, ऐसे किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए, अभी मैंने आपको बताया था, ऐसे किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि आप कहाँ से देख रहे हो, ऑब्जर्व कहाँ से कर रहे हो, फ्रॉम वेयर यू आर ऑब्जर्विंग। फाइन। सो यहाँ पर जब आप देखेंगे कि आपको क्वेश्चन में दिया गया था कि सभी लोगों को कहाँ से काउंट करा गया था? लास्ट से, यानी अंत से। क्वेश्चन में बोला गया था कि अंत से खुशबू का रोल नंबर ये और अमन का रोल नंबर ये। तो अगर आप ध्यान दें, सपोज ये 100 लोगों की लाइन है और एंडिंग यहाँ से हो रही है, तो लास्ट से जो खुशबू है सपोज वो 30 रोल नंबर पे, और सपोज अमन नाम का कोई व्यक्ति है, कंसीडर मी एज ए अमन, तो जो अमन है वो पीछे से लास्ट से 55 रोल नंबर पर है। तो जो ये 55 लोग भागे, ये तो अमन के पीछे होंगे ना, क्योंकि जो काउंटिंग है वो लास्ट से हो रही है, वो तो पीछे है। और सपोज जो टोकन मिल रहा है वो आगे से मिल रहा है, स्टार्टिंग वो है, तो स्टार्टिंग जो है वो तो यहाँ से है, यहाँ पे लाइन शुरू हो रही है यहाँ से, तो ठीक है। तो ये जो 55 लोग आ गए ये तो पीछे आएंगे उसके, क्योंकि ये तो पीछे निकल गए, क्योंकि एंडिंग से काउंट हो रहे हैं। जिन लोगों को टोकन आगे मिलेगा, जो उससे आगे खड़े होंगे, वो कौन से होंगे? ये 45 होंगे, ये इससे पहले खड़े। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 45। आई होप सो आपको ऑब्जर्वेशन समझ में आई होगी कि एग्जामिनर किस तरीके से ऑब्जर्वेशन भी टैकल करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सवाल ख़त्म नहीं होते। जब ये बात आ गई एग्जामिनर को समझ में, तो उसने कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करेगा। तो आप अभी कुछ वर्ड्स देख रहे थे, मैं जब क्वेश्चन बोल रहा था तो मैंने आपको ये बोला था, जैसे मैंने स्टेटमेंट बोली आपको अभी, मैंने बोला था कि कमला या कमल इज 30th रैंक फ्रॉम स्टार्टिंग, ये मैंने वर्ड बोले थे अभी। तो ये जो फ्रॉम वर्ड मैंने लिखा, मैंने हिंदी में इसको लिखा कि कमल प्रारंभ से 30वें क्रम पर है। तो इसके अंदर आप नोटिस करें, जो मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, पर है, ये 2 वर्ड यूज़ होते हैं, टू और फ्रॉम। जब आप अभी आगे सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ोगे तो सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर इन दोनों शब्दों का बड़ा भयंकर इस्तेमाल होता है, टू और फ्रॉम। टू का मीनिंग होता है का, के और की, और फ्रॉम का मीनिंग होता है से। तो किसी भी पर्सन की पोजीशन को, किसी भी पर्सन की पोजीशन को हम 2 शब्दों के थ्रू रिलेट करके देते हैं, या तो टू वर्ड के थ्रू या फ्रॉम वर्ड के थ्रू। और वो पोजीशन कैसे रिलेट होती है वो आपको भी मैं एक एग्जांपल के माध्यम से समझा देता हूँ, ठीक है।
देखिए कैसे, दोनों सिचुएशन को दूंगा लेकिन बिल्कुल अनर्थ हो जाएगा। तो सपोज ये मैंने कहीं पर 6 लोग बाग बैठा है, ये ए पर्सन, ये बी पर्सन, सी डी ई और एफ। तो ए से पूछा जा रहा है कि बता एफ जो पर्सन है तेरे से कितना दूर बैठा है, उसकी पोजीशन क्या है। तो अगर ए एफ की स्थिति के बारे में बताना शुरू करे तो कैसे जवाब देगा, उसकी पोजीशन के बारे में क्या डिफाइन करेगा, देखिए। तो इस पे दो शब्दों का इस्तेमाल होता है, टू और फ्रॉम। टू वर्ड का मीनिंग होता है जो आपने अभी देखा का के की, और फ्रॉम वर्ड का मीनिंग होता है से। तो जो ए पर्सन है एफ की पोजीशन को दो तरीके से बोल सकते हैं। सबसे पहली चीज बोलेगा जहां पर वो टू शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, एफ इज सिक्स्थ टू द राइट ऑफ ए। एफ इज सिक्स्थ टू द राइट ऑफ ए। एफ ए के 6 दायां बैठता है। इसकी डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंटेशन देखिए क्या करा जा रहा है इसके अंदर। तो यहाँ पर जब पूछा जा रहा है तो ये देखा जा रहा है कि एफ जो है वो ए के 6 दाएं बैठता है, यानी ए का पहला सॉरी मिस्टेक होगी थोड़ी सी, यहाँ पर आएगा फिफ्थ जी। तो एफ इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ ए, वो मैंने वर्ड दूसरा यूज कर लिया, फिफ्थ टू द राइट ऑफ ए। तो जब हम यहाँ पर अब बात कर रहे हैं किसकी, एफ की बात करें ए के रिस्पेक्ट में, तो देखिए यहाँ पे काउंटिंग कहाँ से हो रही है, ए के राइट हैंड से हो रही है। यानी अगर ये ए है तो इसका पहला राइट हैंड ये होगा, इसका दूसरा राइट हैंड, इसके तीसरे रात पे, चौथे पर और पांचवें पे। यहाँ नोटिस कर रहे हो कि टू के केस में यानी जहाँ पे वर्ड यूज होता है का, के और की, टू पर्सन, का के की। टू के केस में यानी जो पर्सन है ए, इसकी गिनती नहीं हो रही। कहाँ से गिन रहे हो, इसका पहला राइट, इसका दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी यहाँ से गिनती शुरू कर रहे हो। तो जो एफ है वो ए के कितने राइट पर बैठा है, 5 राइट पर बैठा है। लेकिन इसी सिचुएशन को अगर मैं आपको दिखाऊं, ये मैंने लिखा अब मैं यही स्टेटमेंट है फ्रॉम वर्ड के साथ अगर लिखता हूं तो देखिए कैसे यूज होगा। एफ इज सिक्स्थ राइट फ्रॉम ए। एफ ए से 6 दायां बैठता है। इस कंडीशन के अंदर जो आपने फ्रॉम वर्ड यूज रखा है वहां पे क्या है, से। पोजीशन सेम है लेकिन बस वर्ड क्या यूज करा है, फ्रॉम। तो यहाँ पर फ्रॉम वर्ड में आपने जो से वर्ड यूज करा है, तो कहाँ से काउंटिंग कर रहे हो, ए से, यानी यहाँ से गिन रहे हो। तो यहाँ से गिना तो 1 2 3 4 5 6। एफ कितनी पोजीशन बैठा है, छठे स्थान पर बैठा है, गिनती यहाँ से जुड़ी। नोटिस क्या करा कि टू के केस में जो व्यक्ति है उसकी गिनती नहीं होती, और फ्रॉम के केस में जो व्यक्ति होता है, पर्सन जिसकी गिनती कर रहे होते हैं, उसकी गिनती होती है। याद करने का तरीका, जनरली आप सपोज 5-6 भाई बहन बैठे हुए हो और मम्मी ने घर में सारे बैठ के अब खाना खा रहे हो, बैंगन की सब्जी बना दी। तो जनरली क्या होता है, जो मैं अभी एग्जांपल दे रहा हूँ सभी काल्पनिक हैं, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान से उनका संबंध नहीं है। सपोज 6 भाई बहन बैठ के आप खाना खा रहे हो और मम्मी ने बैंगन की सब्जी बना दी। तो जनरली ऐसा बोला जाता है कि बच्चों को बैंगन की सब्जी पसंद नहीं होती। तो मम्मी बैंगन की सब्जी, तो सपोज आप बैठे हो, आपका भाई है, तब क्या कहते हो, मम्मी मुझको नहीं खानी, मेरे बगल वाले को दे, काकी की, बगल वाले को दे, मतलब मेरी गिनती मत कर, आगे दे दे इनको, मुझे मत गया। तो इसको कैसे याद करते हो, जैसे सपोज घर में मम्मी ने बना दी खीर, इसको मैं एग्जांपल याद करता हूँ बच्चे को खीर से। 5 भाई बहन खा रहे हो बैठ के खीर, आपकी बड़ी लगते जिगर होती है। तो आप क्या बोलते हो उनको कि मम्मी बाकियों को बाद में बांटी, पहले मुझसे बांटना शुरू कर, यानी फ्रॉम व्यक्ति की गिनती होती है, मुझसे बांटना शुरू कर, बाकियों को बाद में। तो इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। अब आगे जितने भी आप क्वेश्चंस करेंगे, हम आपको पीडीएफ वगैरह जो शेयर करेंगे, उन सभी में आपको क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़ते ही पता लग जाएगा। तो इसका एग्जामिनर कैसे यूज़ करता है देखिए। तो सपोज अगर मैं आपको कोई क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो जनरली मैंने ये बोला कि आपका जो रोल नंबर है वो स्टार्टिंग से, सपोज ये आप हो, दिस इज यू, आपका रोल नंबर स्टार्टिंग से 15 है, स्टार्टिंग से 15 है, मैंने फ्रॉम वर्ड यूज़ करा। तो अगर मैं ये लाइन बोलूँगा दैट सपोज आपका नाम है कमल, मैंने बोला कमल इज 15th रोल नंबर फ्रॉम स्टार्टिंग, कमल प्रारंभ से 15वें रोल नंबर पर है। तो इसमें ये चीज़ समझ में आती है कि जब मैंने प्रारंभ बोला, फ्रॉम वर्ड बोला,
तो यानी पहला पर्सन ऑटोमेटिकली गिना गया। लेकिन सपोज मुझे इस क्वेश्चन में बच्चे की गलती करानी है, आया हुआ क्वेश्चन उससे गलत कराना है, क्वेश्चन मैं यही दूंगा लेकिन बच्चे को स्टेटमेंट के थ्रू इतना फंसा दूंगा कि वो गलत कर जाए। तो मैं इसमें क्या बोलूंगा, इफ कमल इज 14th टू द स्टार्टिंग पर्सन, यदि कमल प्रारंभिक व्यक्ति के, यदि कमल प्रारंभिक व्यक्ति के 14 दायां बैठता है, तो ज्ञात करो। अब इसमें देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों केस में आपको ऐसा लग रहा है अलग अलग है, लेकिन नहीं, इस केस में भी जो कमल है वो स्टार्टिंग से 15वें रोल नंबर पर ही है, लेकिन स्टार्टिंग व्यक्ति के जो रोल नंबर 1 है आगे कितना है 14, दोनों को मिला के कितना आ गया 15। तो बच्चा सिर्फ क्या देखते हैं 14 देखेगा, कैलकुलेशन कर देगा, मिस्टेक हो जाएगी। लेकिन इसमें आप देख रहे हो वर्ड क्या यूज हुआ है 2, और इसमें मैंने क्या वर्ड यूज करा था फ्रॉम। क्वेश्चन का थीम सेम है, तो बच्चे से एक छोटे से लेवल पे आके गलती कैसे करानी होती है ये एग्जामिनर को पता होता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे समझा कि टू और फ्रॉम का कैसे यूज करना और एग्जामिनर कैसे आपसे गलती कराता है। आगे जब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, ठीक है, तो अगली सीरीज में जब हम मिलेंगे तो वहाँ पर मैं क्वेश्चंस लेके आऊँगा आपके सामने कुछ, और उन क्वेश्चंस के थ्रू आप प्रैक्टिस करके समझ जाएंगे। तो इस चैप्टर का बेसिक कोर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है भाई। तो इसी तरीके से आप कंटिन्यू पढ़िए, अगली वीडियो में मिलेंगे तो उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए दोस्तों। जय हिंद।